नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के भले ही देर हो, लेकिन सभी पार्टियों ने चुनावी रण का बिगुल फूंक दिया है। 35 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी कमान अपने हाथ में थाम ली है। प्रियंका गांधी अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली करके चुनावी अभियान का श्रीगणेश करेंगी। इससे कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में रणनीति तैयार की गई है। क्या है ये रणनीति और इसे किस नजरिए से देखते हैं दूसरे दल, और कहां नजर आ रहा है कांग्रेस को अपना वोट, और अगर ये बढ़ता है तो किसका घटेगा वोट प्रतिशत, इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूरे पूर्वांचल में मतदाताओं को जुटाने की योजना बनाई है। वाराणसी में रैली की संभावित तारीख 9 अक्टूबर रखी गई है। पीएम के संसदीय क्षेत्र में बड़ी रैली करके दिखाने पर कांग्रेस देश दुनिया के मीडिया में सुर्खियों में आएगी। कांग्रेस अपनी जोनवार प्रतिज्ञा यात्राएं वाराणसी रैली के बाद ही प्रारंभ करेगी। कांग्रेस ने तय किया है कि मंडल स्तर पर एक बड़ी सभा की जाएगी, जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगी। इसमें वो भाजपा सरकार की खामियों को बताते हुए कृषि कानून, रोजगार के घटते अवसर, निजीकरण जैसे मुद्दों को मुख्य रूप से उठाएंगी। तो कांग्रेस अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से जौनवार प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। रूट के साथ नेताओं की भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं, और सूत्रों से जो खबर आ रही है उसमें यह तय हुआ है कि जातिगत समीकरणों को विशेष ध्यान में रखकर ये न सिर्फ टिकट तय होंगे, बल्कि संगठनात्मक कामकाज और बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दिया जाएंगी, और इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो प्रियंका के साथ कोर कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रणनीति बनाई गई है। चुनावी अभियान के पहले चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वॉर रूम बनाने का काम सप्ताह भर में पूरा करने का फैसला किया गया। इसके लिए सोशल मीडिया की हैंडलिंग में दक्ष कार्यकर्ता लगाए जाएंगे। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ये जोनवार प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। इससे पहले प्रत्येक ग्राम में पार्टी कमेटी का गठन करना भी जरूरी होगा। तो अब देखना है कि प्रियंका का जो प्रहार है वो कितना प्रभावी होने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में प्रियंका गांधी पूरी तरह से कूद चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो कांग्रेस का एक रुख देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ज्यादा गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ रही है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी आए, लेकिन उनको जनता ने नकार दिया। लेकिन अब जिस तरह से अकेले ही कांग्रेस और खास करके इस बार जो मुख्य चेहरा प्रियंका गांधी जिस तरह से कमान संभाले हुए हैं, लगातार उनके जो दौरे हो रहे हैं, उससे काफी ये साफ हो चुका है कि वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बूथ को मजबूत करने की उनकी कवायद है, और तमाम यात्राएं और रैलियों का दौरा भी उनका अब शुरू होने वाला है। चलिए मेहमानों से परिचय कराता है आपका। मनोज यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी से; प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस; राजीव उपाध्याय, नेता बहुजन समाज पार्टी; अनीता वर्मा, नेता बीजेपी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मनोज जी, आज के समय में अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखा जाए तो बीजेपी और बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर वहां पर मौजूद है, और इससे पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही। लेकिन अब जिस तरह से प्रियंका गांधी एक अब की बार जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जान फूंकने का काम कर रही हैं, कितना ये प्रभावी होने वाला है, और अगर कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है तो ये जनाधार किसका कम होगा? कौन नेता, कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार कितना प्रभावी होगी 2022 के विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये तो फैसले आने के बाद तय होगा। और विश्लेषण मेरे ख्याल से सबसे सटीक तभी किया जा सकता है। लेकिन दिनेश जी, मैं और आप और चैनल और यहाँ बैठे सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव ये बात जरूर अनुमानित कह सकते हैं कि वो अमुक पार्टी, उनकी पार्टी या XYZ सरकार हो या विपक्ष हो, कोई छोटा हो दल हो या बड़ा दल हो, अपने अपने अनुमान के आधार पे वो अपनी बात को कह सकते हैं। हम कांग्रेस के हर उस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक कमजोरी के साथ कांग्रेस चुनाव को लड़ रही थी। अब अगर मजबूती के साथ लड़ेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बेहतर चीज है, क्योंकि यहाँ पे कोई दो दलीय व्यवस्था तो है नहीं, बहुदलीय व्यवस्था है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन थोड़ा सा मुझे आपत्ति इस बात की है कि
सरकार सिर्फ अपने ही प्रोग्राम को क्यों बेहतर तरीके से करने में विश्वास रखती है, और अगर कोई दूसरा विपक्ष का दल अपनी मीटिंग करना चाहे या कोई और काम करना चाहे तो उसको नहीं करने देती। कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जब हमारी सरकार थी तो सबसे बड़े दुश्मन यादव थे, कि सारा यादवों ने सब कुछ खा लिया, पिछड़ों का और आरक्षण के जरिए खा लिया, सब कुछ खा लिया। मैं 2 दिन पहले की लखनऊ की घटना बताता चलूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो पटेल समुदाय है, कुर्मी समुदाय है जो उत्तर प्रदेश में, वो भी एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में जिसकी संख्या है, और बीजेपी कोर्ट करती है जिसमें स्वतंत्र देव सिंह पटेल जो है उनके कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारी पार्टी के भी पटेल प्रदेश अध्यक्ष है, मेरे स्वतंत्र। लेकिन उन कुर्मियों का एक आयोजन होना होता है रमाबाई मैदान में, और ये सरकार उस आयोजन को, कुर्मियों की सभा को नहीं होने देती। तो आप सोचिए कैसे हम लोग, कोई विपक्ष की पार्टी कौन सी तैयारी करे, किस तरीके से सिस्टम करे कि आप उसको आंदोलन नहीं करने दोगे, आप उसको मीटिंग नहीं करने दोगे, तो करोगे क्या? और फिर ये लोकतंत्र की अमर्यादाएं जिस तरीके से पूरे प्रदेश में फैला रखी है सरकार ने, ये तो जग जाहिर होता जा रहा है। कोई मीडिया इस पर डिबेट नहीं करता, कोई पूछता नहीं, तमाम सारी उन बातों पे चर्चा की जाती है जो बहुत प्रासंगिक मुझे नजर नहीं आते, और सत्ता के कामों का गुणगान किया जाता है। ये दुर्भाग्य है। इसी दुर्भाग्य की वजह से मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहतर ट्रैक पे अभी तक नहीं आ पाया है। बाकी सब अपनी अपनी ताकत लगाएंगी पार्टियां, ये उनकी जिम्मेदारी भी। तो क्या लगता है, क्या जिस तरह से सभी पार्टियां, आपकी पार्टी भी उसमें पीछे नहीं है, जातिगत समीकरण जब पार्टियां खुद साधेंगी तो मुद्दों की बात कहां होगी? देखिए, किसी भी पार्टी को जातिगत राजनीति करनी है या धर्म के आधार पर राजनीति करती, वो दल ये स्वयं तय करेगा। समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी अपने पूरे उन मुद्दों के साथ जनता के बीच में, हम महंगाई पे लगातार बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का तंत्र फैला रखा है बीजेपी ने, उस पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम जो डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की सरकार है उसकी स्पीड का भी विश्लेषण लगातार जनता के बीच में जाके कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के उन किसी मुद्दों को छोड़ नहीं रहे। लेकिन आपका भी सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज है कि जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो ये बात सत्य है, इसमें किसी तरीके का कोई मिथ्य नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इसमें एक प्रयास किया था। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हमारे राजनीतिक दल ने कभी जाति आधारित राजनीति या वर्ग आधारित राजनीति नहीं की, लेकिन हम ये बात भी कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2017 में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। दिनेश जी आपको बता दें कि हमको बुरी तरीके से शिकस्त खानी पड़ी, सिर्फ हम डेवलपमेंट की बात करते रहे। और बीजेपी ने जाति, वर्ग, धर्म, हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, पता नहीं किन किन मुद्दों पे, ईद, होली, दिवाली, सब पे चुनाव लड़ डाला। तो ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। सच्चाई से मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल को मुख मोड़ना चाहिए, लेकिन मुद्दे सर्वप्रथम है, हम इस सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को जो कष्ट दिया गया है, उस कष्ट पे हर सवाल हम सरकार से भी पूछ रहे हैं और जनता के बीच में भी जाके उसका हम उनसे संवाद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम आज जो बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर, अगर उत्तर प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आई और दोनों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह से इस बार प्रियंका गांधी को लेकर अगर बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस में अभी भी काफ़ी स्थितियां प्रदेशों में ऐसी चल रही हैं जहां उनका जो आला कमान है वो उनको सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक जो प्राण फूकने का काम है, जो निर्जीव बिल्कुल स्थिति बन गई थी कांग्रेस की, लगभग 30 साल से वहाँ नहीं है, सत्ता में नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं जान फूकने का काम जरूर कर रही है। देखिए दुबे जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, माफ कीजिएगा उसी जी, लेकिन ये बात थोड़ा सा मैं इसे असहमति इसलिए व्यक्त करता हूँ कि कांग्रेस का टाइम कब बेहतर था। 2019 का सबसे बेहतर टाइम था जब मुद्दे जनता के पास बहुत थे और मोदी के समक्ष कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा था।
कांग्रेस को अगर उस वक्त कोई बड़ा डिसीजन लेते, प्रियंका गांधी जी को ही एक चेहरा बना देते, मैं उनकी पार्टी का विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त कांग्रेस बिल्कुल निर्जीव अवस्था में रही और उसने जान फूंकने वाला कोई प्रयास नहीं किया। ना तो विपक्षी दलों को एकत्रित करने का कोई प्रयास किया, ना विपक्षी दलों से समायोजित करके चुनाव लड़ने का कोई प्रयास किया। जब एक बेहतर मौका था, सभी कहते थे कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी इतनी खराब है कि चुनाव वो हार जाएंगे, लेकिन मीडिया ने एक बात को लगातार कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष की एकजुटता जो नहीं दिखी, इस वजह से मोदी को बहुमत मिल गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके एक प्रयास किया चोट करने का, लेकिन उस प्रयास को भी किस तरह प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसको कैसे तोड़ा गया, कैसे खत्म किया गया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कितनी ऐसी लोकसभा की सीटें रही दिनेश जी जिनको बीजेपी ने डीएम से कह के हरवा दिया, सर्टिफिकेट वापस मांग के पड़वा के बीजेपी के सांसद को जो सर्टिफिकेट दे दिएगा जहां सपा का गठबंधन जीता था। तो ऐसी बहुत सारी सीटें रही। तो वो उस वक्त अगर कांग्रेस बेहतर प्रयास करती, इसको मैं कहता हूं राइट टाइम राइट फाइट अगर करती किया जाता तो निश्चित तौर पर फायदा होता, लेकिन राइट टाइम पे रॉन्ग फाइट अगर की जाएगी निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं स्वागत करता हूं कि कांग्रेस को पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रियंका जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, जिस तरह से अब प्रियंका गांधी ने जो पूरी कमान उत्तर प्रदेश में संभाली है, क्या लगता है कितना कांग्रेस के लिए ये लाभकारी रहने वाली है और किसका नुकसान इससे होगा? वास्तविकता ये है कि नुकसान उन्हीं का होगा जिन्होंने वादे किए और पूरे नहीं किए। अब रही बात प्रियंका गांधी जी की, जिस तरह से उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण ही पराक्रम है, इस तरह की जो है योजनाएं निकाली हैं ताकि इससे काफी जो है लाखों जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ रहे हैं और उन्हें पार्टी की जो गतिविधियां हैं और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको दूर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रतिज्ञा यात्रा है, उसका जो रूपरेखा है उसकी वो डिसाइड हो रही है, जिसमें गांव-गांव और शहर को मंडल से जोन वार ये जो है प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। उस प्रतिज्ञा यात्रा का मकसद है कि लोगों की समस्याओं को सामने लाया जाए, उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, उन सारी चीजों को जनता के सामने लाया जाए। जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो महंगाई को लेकर समस्या है, जो बेरोजगारी को लेकर समस्या है, जो किसानों को, जो आज हमारे किसान 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं दिल्ली के और अपनी बात कहना चाह रहे हैं, सरकार जिसको अनसुना कर रही है, उन सारी समस्याओं को लेकर जो है हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे और इस यात्रा की शुरुआत भी करेंगे अक्टूबर मंथ से। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और मैं समझती हूँ कि इसमें डरने की अगर किसी को बात है तो उन्हीं पार्टियों को डरने की जरूरत है जिन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए, रोजगार को लेकर वादे किए, गन्ने के भुगतान को लेकर वादे किए कि हम किसानों की आय बढ़ा देंगे, महिलाओं को सुरक्षा दे देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें कर रहे थे। परंतु वास्तविकता देखिए कि आज कितनी अराजकता फैली हुई है। लखनऊ शहर जो आप मान के चलिए इस प्रदेश की राजधानी है, वहां पर अगर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें चौथे नंबर पर आता है। तो ये बताइए, अभी गोरखपुर की घटना देखिए, जो गोरखपुर में एक व्यापारी को जो है जब रक्षा की बचत बन जाए, जब पुलिस द्वारा जो है व्यापारियों की हत्या की जाए, तो वास्तविकता में सवाल उठते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? आप देखिए एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश जो है, जो घटनाएं हैं, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो सबसे ज्यादा हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो मैं समझती हूँ कि आज सोचने की जरूरत है। लेकिन प्रियंका जी सवाल वही है। मैंने मनोज जी से भी अभी पूछा कि जब आप बात करती हैं कि हम जो चुनाव लड़ेंगे मुद्दों पर लड़ेंगे, जो समस्याएं हैं उन पर लड़ेंगे, लेकिन हर पार्टी जातिगत राजनीति और जातिगत समीकरण साधने को बैठ जाती है। तो पहले पार्टियां ये डिसाइड कर लें कि जातिगत समीकरण पर चुनाव लड़ना है या फिर मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। अभी आप भी दोनों बातें, आपका भी यही सिनेरियो यही चल रहा है, कांग्रेस भी यही प्रयास कर रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि कांग्रेस भी इसी प्रयास में लगी है कि जहां जहां जैसे गंगा किनारे वाले जो पूरे गांव हैं वहां से किस तरह से वोटरों को साधना है, किस जगह पर पहुंचना है, वहां की बाहुल्यता क्या है, जातिगत जनसंख्या के आधार पर टिकट देना है, उसी के आधार पर बूथ के अध्यक्ष बनाने हैं। तो ये बात वही है कि आप या तो अपनी एक फोकस अपना रखिए कि हमें सिर्फ विकास के मुद्दों पर या जो समस्याएं हैं उन पर चुनाव लड़ना है, या फिर हमें जातिगत समीकरण से चुनाव लड़ना है।
देखिए, जो चुनावी रणनीति होती है उसमें कई चीजें ध्यान रखी जाती हैं। व्यक्ति का पर्सनल व्यक्तित्व भी ध्यान रखा जाता है और उसकी राजनीतिक अनुभव भी ध्यान रखा जाता है, और राजनीति में कितनी सक्रियता है। मैं समझती हूँ कि जो जातिगत राजनीति है वो लोग करते हैं जो सबका साथ और सबका विकास की बातें कर रहे हैं। जाति को देखकर वो मंत्री भी बना रहे हैं, और मंत्री कम पड़ जा रहे हैं तो दूसरी पार्टी से भी ले रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, उनसे भी कांग्रेस पूछा पार्टी की जाएगा, अगर उनसे भी कांग्रेस पूछा पार्टी की जाएगा। अगर बात की जाए तो मुख्य धारा की पार्टी है, सभी जातियों का समावेश है यहाँ पर, चाहे वो दलित मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने की बात हो। इस पार्टी ने बड़े बड़े चेहरे भी दिए हैं और बड़े बड़े जो है पदों को भी दिया है। परंतु आप ये मान के चलिए, अगर हम जाति की बात कर रहे होते तो हम इस तरह है आज इतने सालों तक सर्वाइव नहीं कर पाते। आज कांग्रेस पार्टी अगर 80 साल तक राज्य की बात करी जाती है तो मैं समझती हूँ उसका एकमात्र रीजन है कि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो जाति धर्म से बढ़कर है। हमारे लिए जाति मैटर नहीं करती, हमारे लिए जो हमारी मानसिकता है वो इंसानियत मैटर करती है। चलिए, ये देश मंदिर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। चलिए और इसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हमारे अपने लोग हैं। राजीव जी, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बोलिए। राजीव जी, प्रियंका गांधी धुआंधार प्रदर्शन कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, और आगे की उनकी जो रणनीति है वो भी बड़ी शानदार है। उनकी शुरुआत होगी मोदी के क्षेत्र से, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से वो चुनाव के लिए वहां से बिगुल फूकेंगी। श्री गणेशा वहीं से कर रही हैं, तो एक असर तो दिखेगा कि एक प्रियंका गांधी बड़ी शुरुआत करने जा रही है, लेकिन बसपा को भी कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। दिनेश जी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसके नेता प्रियंका जी हैं, और प्रियंका जी को पूरा अधिकार है कि वो चाहे बनारस से करें, चाहे बलिया से करें, चाहे आगरा से करें, जहां मर्जी है वहां से वो करें, सम्मेलने करें। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि जो कांग्रेस पार्टी का जनाधार क्या बढ़ पा रहा है। प्रियंका जी के दौरे से कांग्रेस प्रवक्ता हमारी बैठी है, उनको तो मालूम होगा कि हमको तो नहीं लग रहा है कि किसी विधानसभा में हम लोग दौरा कर रहे हैं। अभी मैं इलाहाबाद के आसपास दौरा कर रहा था तो कहीं नहीं दिख रहा था कि प्रियंका जी का कहीं बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी की जो बातें नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी का कहीं जनाधार नहीं दिख रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनका अधिकार है, वो करें, वो टिकट दें, जिता करके आवे, सत्ता में आप भागीदारी बने या सत्ता ही लेकर आ जाए, ये तो उनका है। लेकिन दिनेश जी, सबसे प्रमुख बात यह है कि आजकल उत्तर प्रदेश में जिस तरह के आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर के अंदर कानपुर का एक व्यापारी जाता है घूमने के लिए, और कितनी बर्बरता से उसकी हत्या की जाती है, और हत्या करने वाले एसएचओ होते हैं और उनकी पूरी थाने की फौज होती है, और केवल इतना मात्र वो व्यक्ति पूछ देता है, मनोज गुप्ता नाम का व्यक्ति, कि क्या कोई मैं आतंकवादी हूँ कि इतनी गहन जांच हो रही है। इस पूछ का परिणाम ये निकलता है कि उसकी हत्या तक कर दी जाती है। ऐसे राज्य में आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं जिस राज्य की पुलिस इतनी निरंकुश हो कि आम जनमानस की हत्या कर रही हो। उस राज्य में किस तरह का चुनाव, किस तरह का क्या करेंगे, ये तो भगवान ही मालिक है। आप प्रियंका जी अभी रैली करने जा रही हैं, पुलिस का प्रतिबंध हम रैली करते हैं, पुलिस का प्रतिबंध समाजवादी करती है, पुलिस का सारे तरह से प्रतिबंधित करके कि 50 आदमी का परमिशन दे रहे हैं, अपने लिए 5 लाख आदमी जुटावे तो कोविड का कोई नियम नहीं बना है। ऐसी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको जनता उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। प्रियंका जी भी प्रयास करें, हम सब लोग प्रयास करें, और इस बार तो देखिए सबका मकसद एक है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से विदाई करना। चलिए, क्योंकि ये सरकार जो है केवल एक सूत्री कार्यक्रम में लगी है, और वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सब लोग जान रहे हैं, मीडिया के बंधु अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, तो ऐसी सरकार रहे और न रहे, जनता एकदम व्यथित है, जनता इंतजार कर रही है। 2021 अब खत्म होने वाला है, 22 जनवरी फरवरी में चुनाव होगा और इनकी विदाई तय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कर पाती है, सत्ता में लौट पाती है, ये तो कांग्रेस के मित्र ही हमारे बताएंगे, मैं क्या इस पे ज्यादा टिप्पणी करूं। हाँ, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटावें। चलिए, चेतन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। चेतन जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी की तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सबसे बड़ा उनका जो निर्णय है वो यही है, और उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह ये है कि जितनी बड़ी जगह से धमाका किया जाएगा उसकी आवाज़ उतनी दूर तक जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से वो शुरुआत करने जा रही है। स्वाभाविक तौर पर मीडिया भी उनको कवर करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रसिद्धि उनको मिल पाएगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का एक काम भी कर पाएगी। लेकिन
उससे अगर कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है तो नुकसान सीधा सीधा बीजेपी का है, सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि सत्ता में आप हैं। कांग्रेस का जनाधार बचा कहाँ है? कांग्रेस के कार्यकर्ता बच्चे कहाँ हैं? लीडर बच्चे कहाँ हैं? देख रहे हो आप किस तरह की भगदड़ मची है, पार्टी छोड़ने की होड़ लगी है। पंजाब का एपिसोड आपके सामने, मध्य प्रदेश के अनेकों नेता छोड़ के चले गए, उत्तर प्रदेश के अनेकों नेता इनकी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। ये पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी है असल में। और जब परिवार की पार्टी हो जाए, व्यक्ति विशेष की पार्टी हो जाए, तो केवल मीडिया ही तो है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी और इन जैसी पार्टियां कुछ बची हैं जो मीडिया के सहारे जिंदा बची हुई हैं। वे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या उनके संसदीय क्षेत्र से प्रारंभ करना चाहें, मैं तो कहता हूं उनके बहन को उसको चुनाव लड़ना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। मित्र महोदय, जब भी बात होती है, जब आप जब भी आपसे नहीं पूछा है, मेरी पार्टी पूछेंगे तो मेरी पार्टी का जवाब मैं दूंगा कि आप दोगे। और महिलाओं पहले जवाब दे दीजिए, सुनने को मिल रहा है। पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद सवाल, आपके जो सवाल रहेंगे उसके जवाब भी ले लेंगे। चेतन जी, बिहार में आप देखिए कांग्रेस पार्टी के लीडर छोड़ करके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट गोवा खत्म हो गया। इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही गोवा को रिजाइन कर दिया। पश्चिम बंगाल में क्या हालात बन गए कि खाता नहीं खुला है। पश्चिम बंगाल की सारी लीडरशिप जो थोड़ी बहुत बची थी वो सब कांग्रेस को छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या बाकी, भाई जिनको राजनीति करनी है, जिनको समाज में काम करना है, जिनको जनता के बीच में काम करना है, उनको जीवंत संगठन चाहिए। संगठन बचा कहाँ? डूबता हुआ वो समंदर में वो जहाज है जिसको टाइटैनिक नाम दिया गया। तो आज कांग्रेस की स्थिति भी कमोबेश टाइटैनिक की तरह हो गई है। कौन से मित्र किस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है ना जहाँ आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था, जहां पर जिहादियों का गढ़ हुआ करता था, जहां पर कानून व्यवस्था लोग जेब में डाल करके चलते थे, जिस प्रकार से रुपए और सिक्के लेकर के चलते हैं। सरकार की योजनाएं कब आती थी, कब खत्म हो जाती थी, पता नहीं पड़ता था। सरकार की योजनाओं का पैसा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के जेब में जाता था। ये इतने भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए वो भ्रमित नेता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये सारे के सारे लोग पर्दे के पीछे मिलकर के षड्यंत्र करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं जनता को बधाई देता हूँ कि लोकतंत्र में ऐसे नकारा नेताओं को पूरी ताकत के साथ वहाँ की जनता जवाब देती है। केवल न्यूज चैनल पर आकर के न्यूज चैनल पर बकवास करने से आपका जनाधार नहीं बढ़ जाएगा। आपको मीडिया में अपनी बात सोशल मीडिया में करने से आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आप दे रहे हैं ना या बैठकर उससे एक एक करके चलिए प्रियंका जी, पहले आप, राजीव जी आप पूछ लीजिए। जिस तरह से गोरखपुर की घटना हुई है, राज्य में पूरे दुनिया में वो एक नजीर बन जाएगी कि बताइए पूरे थाना आता है और एक व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति की हत्या करता है। देखिए बीजेपी के राज्य में इससे पहले भी विवेक तिवारी हत्याकांड हो चुका है और ये अभी हुआ है राजीव जी, व्यापारी की हत्या है और आपके पास आता हूँ मैं। राजीव जी आपके पास आता हूँ। कारण से प्रियंका जी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर राजीव जी मैं आपके पास आता हूँ और फिर मैं मनोज जी के पास भी आऊंगा, फिर जवाब ले लेंगे एक साथ। लेकिन क्या होता है ना कि 3-4 लोग एक साथ बोलते हैं तो समझ में नहीं आ पाएगा, दर्शक भी कंफ्यूज रहेंगे कौन क्या बोल रहा है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रहे थे, इससे पहले भी विवेक तिवारी हत्याकांड हो चुका है और गोरखपुर में ये देख व्यापारी की जिस तरह से हत्या की गई है वो वास्तव में सवालिया निशान उठाता है इनकी कार्यप्रणाली पर और इनकी जो पुलिसिया विभाग है उस पर। जब रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो क्या आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे? और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जिस तरह से हाथरस में उस बच्चे की जो है रेप हुआ और हत्या हुई और उसके बाद इस सरकार ने जो काम किए वो वाकई में शर्मनाक है और इसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। आज उत्तर प्रदेश जो है 4थे स्थान पर है महिलाओं के साथ जो है अत्याचार होने पर, और लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले कम से कम आप ये तो देखिए। और आप जनाधार की बातें कर रहे हैं, आप वो दिन भूल गए जब आपकी 2 सीटें आया करती थी।
और आप इतने घमंड में बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि आप जनता को जो है जुमलों के सहारे फिर से इस बार बेवकूफ बना लेंगे। इस बार जनता ने परिवर्तन का संकल्प लिया हुआ है और आपको जड़ से उखाड़ देगी, क्योंकि आप जब जनता की समस्याओं की बात आती है तो फिर आप उसमें जो है। लेकिन प्रियंका जी, ये बात भी सही है, ये बात को स्वीकारना होगा कांग्रेसी को, हर कांग्रेसी को स्वीकारना होगा कि संगठन में वो मजबूती नहीं रही जो पहले एक कांग्रेस का संगठन हुआ करता था, एक सेवा दल हुआ करता था जिसके सहारे कांग्रेस की पहुंच गांव के चबूतरे तक होती थी। जिस संगठन की बदौलत कांग्रेस इतनी मजबूत थी, अब वो संगठन नहीं रहा है। अब इसमें गलती किसकी है? आला कमान की गलती है या उससे नीचे जो जुड़े नेता हैं उनकी गलती है? ये अब आपको खुद इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, चूंकि हम सत्ता में नहीं है तो ये बात आपकी जायज बनती है, परंतु जिस तरह से आज संगठन की बैठक हो रही है, जिस तरह से जो है यात्राओं की और रैलियों की बात हो रही है, और ये पूरी जो है एक तरह से जिस तरह से प्रियंका गांधी जी रही है, तो मैं समझती हूँ अब इस सवाल को बार बार दोहराना वाजिब नहीं है। ये सवाल अब रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम उस पर पूरी तरह से फोकस है, पूरा काम कर रहे हैं। और हमारा पिछले 4.5 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो प्रियंका गांधी जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से हर मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाती चली आई हैं, और तब उठाती चली आई हैं जब पुलिस ने 144 लगाकर उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, अभद्रता भी की। और आप ये देखिए कि हर गरीब के मुद्दे पे, गांव के मुद्दे पे, बेरोजगार के मुद्दे पर, और अगर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, चाहे वो जो है कुलदीप सिंह सेंगर वाला मैटर हो, चाहे वो अभी हाथरस वाला मैटर हो, हर मैटर में प्रियंका गांधी जी निकलकर सामने आई हैं और हर गरीब और हर दलित और हर व्यापारी, हर बेरोजगार, हर महिला की आवाज बनकर सामने खड़ी हुई है। आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा है तो एकमात्र प्रियंका गांधी जी कर रही है। तो मैं समझती हूँ अब इस बात पर कोई सवालिया निशान नहीं है कि हम पूरी तरह से संगठन को जोड़ रहे हैं, पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और इस बार हम पूरी दमखम के साथ इलेक्शन में उतर रहे हैं। और इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अब सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी, सरकार को जवाब देना होगा। पिछले 4.5 साल में बेरोजगारों की क्या स्थिति बनाकर रखी है, महंगाई देखिए आप किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, गैस के सिलेंडर आपने फ्री बांटे पर भर कितने हैं? चलिए अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए चेतन जी। चेतन जी, देखिए, इनसे पूछिए कि क्या इस देश में भारत के टुकड़े होंगे? इंशाअल्लाह क्या ये लोग राजनीति की दशा तय करेंगे? सवालों के जवाब दीजिए, ऐसे भटकाने से काम नहीं चलेगा। ये अटकाना भटकाना छोड़िए लोगों को, सवाल पूछेंगे इस तरह के लोग करेंगे। ये 4.5 साल में करें, अब हम जाग गए हैं। 4.5 से 4 साल से आप प्रियंका जी कौन से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की लीडर है? आपके सारे लीडर कहाँ गए बताइए ना, उत्तर प्रदेश के लीडर कहाँ गए आपके? किस प्रकार की राजनीति में माँ बेटी और बेटे ने जकड़ करके रखा है कि मकर जाल बन करके रह गई है कांग्रेस की पार्टी। कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है, दम घुट रहा है। क्या सोनिया गांधी जी दिल्ली में बैठ करके उत्तर प्रदेश को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे? ये दिन हवा हो गए कि आप देश के शौर्य और जनता आपको चुनाव में जिता दे, वो दिन नहीं बचे। कांग्रेस के हम संगठन पे, हम सरकार के खिलाफ, हम बेरोजगारी, देश को बेरोजगारी गरीबी का दर्द देने वाले आपके ही नेता हैं, आपके ही लीडर हैं, जिन्होंने इस देश को गरीब और पंगु बनाने का काम किया था। आज किसानों की चिंता अगर कोई कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज देश के युवाओं की चिंता कोई करते हैं तो माननीय योगी जी करते हैं। आज देश में माताओं बहनों की बेटियों की चिंता कोई करते हैं, व्यापारियों की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस सबकी अगर चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। योगी जी को इतनी चिंता है कि अगर बेरोजगार रोजगार मांगने जाते हैं तो उनमें लाठी डंडे उनको देते हैं। बहुत ज्यादा चिंता है योगी जी को। नेतृत्व में सारा उत्तर प्रदेश, चेतन जी, मोदी जी तो आज तक युवाओं की बात ही नहीं करते हैं। पूर्वांचल का भी गरीबी का दंश हुआ करता था, आज पूर्वांचल केवल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होता है, बनता नहीं है। नाम बदले जाते हैं, बनता नहीं है। अरे भैया, वो गए आतंकवादियों का भाई साहब बता दो, कहीं बनानी हो तो बनानी हो तो बता दो भाई, इस पे हम लोग इसके लिए आतंकवाद को बना देने वाले नहीं चलेंगे।
कोई ऐसा काम बता दो कौन एक्सप्रेसवे है जो 4.5 साल में बनकर तैयार हो गया जिसपे हम लोग गाड़ी दौड़ाते उत्तर प्रदेश के अंदर। संविधान पर सरकार चलेगी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा। सरकार खुद कर रही है, पूरे देश को संविधान नहीं चलेगा, ये बदमाशों का संविधान नहीं चलेगा कि देश में तोड़ फोड़ आधुनिक आतंकवादी घटनाओं के बाद भी सीधे छुड़ाने वाले लोग नहीं चलेंगे। आतंकवादियों को, गुंडे मवालियों को ठोक करके सरकार मैसेज देती है कि ये सरकार आम आदमी की सरकार है, ये सरकार कानून व्यवस्था की सरकार है। किस तरह से परेशान हो जाते हो जब कांग्रेसी नेता बोलते हैं तब आपकी जवान नहीं निकलती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भयभीत क्यों होते हो? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इतना डरते क्यों हो? संघर्ष करना है तो सड़क पर करिए, लड़ाई लड़ना है तो विचारों से लड़िए, और जनमत खड़ा करना है तो जनता के बीच में चल कर के आइए। घर में बैठ करके जनमत नहीं खड़ा कर पाओगे, घर में बैठ करके आप संगठन तैयार नहीं कर पाओगे। आप सारे राजनीतिक दल के नेता, आप सारे सिंह की हत्या इनके कार्यकाल में हुई थी और बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर आपने कर दी है कि पूरे भारतवर्ष में महंगाई से इतना पब्लिक चिल्ला रही है। अरे भैया, ये परिवार के कुंबे की पार्टी नहीं है, ये देश की चुनी हुई जनता की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। ये परिवार का कुंबा नहीं है लोगों का गला दबाने का काम किया। जनता के ऊपर ये सरकार हुआ करती थी, पार्टी हुआ करती थी। आज देश में अगर आम आदमी अगर कोई कह सकता है कि अगर राजनीति में कोई आम आदमी कहीं सरकार चला रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को बढ़ाने के नेताओं सबसे ज्यादा पार्टी पार्टी के कार्यालय चलिए योगी मोदी जी की सरकार चली गई। चलिए राजीव जी, मनोज जी, आप काफी देर से बैठ के कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए अवस्थी जी, मैं बड़ी ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था कि मौजूदा सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हैं तो कोई ऐसी बात बताएंगे जो आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के तमाम सारे लोग सुनेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुछ नया माइलस्टोन वर्क हुआ हो। लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे थे, कहने की कोशिश कर रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में आतंकवाद खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश कभी आतंकवाद का गढ़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश को आतंकवाद का गढ़ कहा जाएगा तो फिर जम्मू कश्मीर को क्या कहा जाएगा, पंजाब के उग्रवाद को क्या कहा जाएगा। और आज भी जो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा जहाँ नक्सलवाद बहुत बुरी तरीके से अभी भी चपेट में लिए है लोगों को, उसको क्या कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से कई घटनाएं ऐसी घटित हुई तो वो हमारी सरकार में घटित हुई होंगी। तो योगी सरकार के 1 महीने में 2 आतंकवादियों को पकड़ना पड़ रहा है। क्या होते हैं, मतलब गतिविधियां तो नहीं खत्म हो रही हैं, पकड़ ले रही है सरकार। तो जो भी सरकार होती है वो पकड़ती है आतंकवादियों को और उनको भून देती है। हम समाजवादी पार्टी की सरकार में तो लाइव आपने आतंकवादी को लखनऊ में एनकाउंटर करते हुए देखा था। कहते एटीएस में एनकाउंटर आतंकवादी कहते ये तो प्रेशर कुकर ले आते हैं और कभी कोई 2-4 बर्तन ले आते हैं, कहते हैं आतंकवादी हमने पकड़ लिया। तो ये जनता को सब मालूम है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ माइलस्टोन वर्क का जिक्र होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इट्स डिलीवर्ड टाइम। ये जनता को अपनी सरकार देने का, वोट देने के बदले में जनता को रिटर्न गिफ्ट देने का अब समय था कि लगभग 4.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस वक्त कोई भी बेहतरीन सरकार अपने किए हुए शिलान्यास का उद्घाटन कर रही होती है, लेकिन बीजेपी के पास ना तो कुछ दिखाने को है, ना कुछ बताने को है और ना ही कुछ जताने को है। पूर्व की सरकार के काम अगर गिनाती है तो उस पर एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि वहां पे हम काउंटर करते हैं कि ये हमारी सरकार का काम था। अपना कुछ बताया है नहीं, बनाया है नहीं, दिखाया है नहीं। तो आज इस तरह की रूल बात करके वो हमारे मुद्दों को और आपके इस डिबेट के टाइम को स्पेंड करना चाहती है। लेकिन हम फिर जिम्मेदारी से सवाल पूछते हैं, महंगाई कब खत्म होगी, डीजल पेट्रोल के दाम कब कम होंगे, कड़वा तेल जो इतना महंगा वो कब सस्ता होगा, गैस के दाम कब सस्ते होंगे, खाद कब सस्ती होगी, बीज कब सस्ते होंगे, आप यूरिया कब सस्ती करेंगे,
कब किसानों की आय दोगुनी करेंगे। वैसे 2-3 महीने बचे हैं अवस्थी जी, शायद 1 जनवरी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। और जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा, उस भ्रष्टाचार की जांच अगर ईमानदार योगी की सरकार होती तो वो जांच करा रही होती। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी कि पूर्व की सरकार ने जो एक बेहतरीन मॉल बनवाया था, जो 1000 करोड़ की कीमत का मॉल था, वो मुख्यमंत्री जी 400 करोड़ में कैसे बिक गया और किनको बेच दिया गया, किन परिस्थितियों में बेच दिया गया। तो एक उप मुख्यमंत्री में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच की मांग करता है, क्या होता है? कोई पत्रकार अगर सवाल पूछ ले तो उस पर जेल हो जाती है, मुकदमा लिख दिया जाता है, और अगर कुछ गंभीर है तो उसको नोएडा और गाजियाबाद में गोलियों से भून दिया जाता है। ये सब किसी से छिपा नहीं है। बच्चियों को केरोसिन तेल डाल के जला दिया जाता है दिनेश अवस्थी जी इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और बातें की जाती है कि रामराज स्थापित हो गया। हम भी इसी रामराज की स्थापना की परिकल्पना करके इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमको कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन दिखा कुछ नहीं। दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे और तो और सामान्य वर्ग में ब्राह्मणों पे भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ अत्याचार हुआ है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अपनी व्यथा उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उस लचर व्यवस्था का सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके से गोरखपुर की बात हुई वो बात छोटी थी। अभी 15 दिन पहले गोरखपुर योगी आदित्यनाथ गए तो एक बच्ची को कैसे इसलिए मार दिया गया कि उसने वीडियो बना लिया था अपने पिता को गुंडों से पिटता हुआ देखने के लिए। 15 दिन बाद एक व्यापारी जाता है तो पुलिस उसको मार देती है। आप सोचो कौन सा उत्तर प्रदेश है? इसको एनआरकी न कहा जाए, इसको नक्सलवाद न कहा जाए, इसको अराजकता न कहा जाए, इसको गुंडागर्दी न कहा जाए, तो क्या कहा जाए? चलिए चेतन जी, जैसा कि जवाब मांग रहे हैं, कुछ नया दीजिए उनको। वो पुरानी बातें, पुराने जवाब, उनसे अब जो पैनलिस्ट बैठते हैं, विपक्षी दल बैठते हैं, वो भी परेशान हैं। वो ये चाहते हैं कि कुछ नया, कुछ सटीक जवाब मिले, जिसमें आंकड़े हों, जिसमें सत्यता हो। देखिए, दृष्टि का फेर नहीं होना चाहिए। अगर दृष्टि खुले मन से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या उत्तर प्रदेश में कोरोना की परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी क्या आप देश के ऐसे मुख्यमंत्री के बीच में नहीं है जो खुद भी कोविड से पीड़ित होने के तत्काल 9 दिन के बाद 54 जिलों में जाते हैं? क्या ये छोटी बात थी? क्या आपको इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो गरीबी का दंश झेल रहा था, आज किस गति के साथ विकास कर रहा है? भाई ये देखिए, इन लोगों को चलिए साहब, मैं बहुत मैं इस तरह के हाई दबाव वाली डिबेट नहीं करता हूँ। अपने आचरण को जरा ठीक रखें। पहले जवाब सुन लीजिए। पहले मनोज जी ने जो सवाल पूछे आप उसका जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए। मैंने आपको डिस्टर्ब क्योंकि हमारे पास समय है और मैं चाहता हूं कि कम से कम ज्यादा अगर चीख चिल्ला करके बात करें और एक दूसरे के ऊपर बात करें तो किसी की बात किसी की समझ में नहीं आने वाली, और दर्शकों को तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो कम से कम एक एक करके आप सवाल लीजिए और जवाब दीजिए। औद्योगिक के क्षेत्र में रिकॉर्ड रूप से इसे देश में कह सकते हैं कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में है। निश्चित रूप से विकास पर बात होना चाहिए। हमारे मित्र अच्छी चीज पूछ रहे थे कि किसानों की आय दुगनी कब होगी। डिबेट होना इसी पर चाहिए। किसानों को लेकर के जो गन्ने के 250 रुपए कुंटल था, आज 350 रुपया हो गया। समर्थन मूल्य हमने सरसों पे 400 रुपए तक बढ़ाया। कड़ू तेल, इसको हमको स्वीकार करते हैं कि कड़ू तेल, डीजल, पेट्रोल इसमें महंगा है, और निश्चित रूप से ये आपके सामने नहीं, ये देश के सामने चुनौती है, देश की सरकार के सामने चुनौती है। लेकिन जिन हालातों में आज सारा विश्व गुजर रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये मान लिया जाए कि सरकार ने सरेंडर कर दिया है, सरकार ने सरेंडर कर दिया है। ये सारी परिस्थितियां ये स्थायी नहीं रहेगी, ये स्थायी नहीं है। महंगाई से भी सरकार लड़ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश इस महंगाई पर विजय पा करके हम इससे बाहर निकलेंगे।
क्या उत्तर प्रदेश सहित सारे महंगाई देश आप ही ने में बढ़ाई है। 88 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का काम इस सरकार ने नहीं किया? क्या वो कम कर दे, कम हो क्या जाएंगे। 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की? क्या मुफ्त खाद्यान्न देने का, मुफ्त इलाज देने का काम सरकार ने अपनी जवाबदारी के साथ नहीं किया? जिम्मेदारी के साथ किया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, वहाँ की पुलिस को लेकर के जो बातें आपने कही है, निश्चित रूप से अगर कहीं अगर अति हुई है तो उसकी जांच करेंगे और जो उसमें दोषी उसमें हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी हमको याद रखना चाहिए कि इसी उत्तर प्रदेश में जिन हिस्ट्री सीटरों ने सरकार को अपने जेब में रख करके चलाने की कोशिश की, आज सारे की सारे हिस्ट्री सीटरों का क्या हाल हुआ है? या तो वो मार दिए गए हैं या जेल में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ करके कहीं बनवास की तरह रह रहे हैं। और कुछ आपकी पार्टी में भी आ गए। जहाँ माताएं बहनें बेटियाओं को घर से निकलने में डर लगता था, आज माताएं बहनें अगर घर से निकल जाए तो आंख उठा करके देखने की कोशिश नहीं कर सकता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां रोजगार के लिए लोग बाहर जाते थे। आज वही उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को रोजगार की समुचित व्यवस्था वहां की सरकार कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हीं उत्तर प्रदेश से सारे देश के गरीब किसानों की चिंता कर रहे हैं और सबको सम्मान राशि देने का हमारा जो काम है वो चल रहा है और उसको हम आगे ले जाकर के बढ़ाने वाले भी हैं। एक इलाज में सारा घर बिक जाता था, आयुष्मान योजना के माध्यम से हम हर हिंदुस्तानी को पूरा कवर करके उसके इलाज की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। परसों की घटना कानपुर की और कल की घटना गोरखपुर की क्या दर्शा रही है कि कहीं कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर? डिफिट करे तो कैसे करें? जब आप सरकार का पक्ष आता है तब आप सुनना नहीं चाहते और जब आप बाकी राजनीतिक दल के नेता बोलते हैं तब आपकी जबान नहीं निकलती। मैं आपको सुन रहा था कि नहीं? आपके यहाँ से कोई भी लीडर कोई भी आरोप लगा रहा है, मैं उसको कहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या? जब आप लोकतंत्र में सुनना नहीं चाहते तो लोकतंत्र की बात कैसे करते हो? सत्ता में आप बैठे हैं, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। आप तो विपक्ष में जवाब बीच में क्यों बोल रहे हैं बार बार? जब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? चलिए मनोज जी, तो बोल रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं आप, जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप घर में बैठ करके बोलिए। कोरोना के साल में बहुत धन्यवाद देंगे हम आपको, लेकिन पत्र कब जारी करो? कोरोना में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में टोटल उत्तर प्रदेश में जब लहर थी तो उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, 50,000 रुपये मुआवजा देने की बात की। किस मानक के आधार पर जाएगा मौतों को? और जिस दिन आधार निश्चित कर दिया जाएगा, जैसा कि ICMR की रिपोर्ट के हिसाब से जो मौतें हुई हैं कोरोना में काउंट किया, आने दीजिए, दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो 28 है किसी एक जिले के आंकड़े कोरोना की मौत के किसी एक जिले के आंकड़े निकलेंगे। सरकार ने तो पूरे प्रदेश का आंकड़ा और टोटल दोनों टर्म का आंकड़ा 28,000 निकाल रखा है, तो सबको सामने होगा। जो पर्दा के पीछे नहीं रखा जा सकता, सामने आएगा जरूर। महत्वपूर्ण बात और मुझे हमारे बीजेपी के साथी से, अगर आप उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं, आपके पास दिखाने को, बताने को, जताने को क्या है वो बताइए। विपक्ष पे सवाल पूछने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला। विपक्ष ने जो कुछ किया होगा उसकी वजह से आज वो विपक्ष उन्होंने इसका नहीं जान। आज आप बताइए डिबेट करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है। जनता एक जानना चाहती है रोजगार हो, क्या महिलाएं हो, तो उत्तर प्रदेश काम हो, कितने आम जनता हो, ये महिलाओं की मार को झेल रही है, या बीजेपी से सभी क्यों बताए। चलिए प्रियंका जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने इतने जिलों के दौरे किए, मैं पूछना चाहती हूँ ये छोटी बात नहीं थी, और तो ये भी छोटी बात नहीं थी कि हजारों लोगों को दफनाने के लिए जो है गंगा के किनारे उन्हें दफना दिया गया, लकड़ी तक नहीं थी, गंगा में शव बह रहे थे। आप ये बताइए किस प्रदेश में ऐसा हुआ? किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? वहाँ की सरकार होती है। आपने कहा कि आप उस समय भी जो है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, सबकी आवाज आपने दबाने की कोशिश की। हॉस्पिटल ये नहीं लिख सकते थे कि हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। आप तो छिपाने में लगे हुए थे। उस समय भी आपने जो है जो उपकरण होते हैं, मेडिकल उपकरण, उसमें भी धांधली हो गई, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। तो ये सारी चीजें आप देखिए किस तरह से जो वेंटिलेटर आए, अभी जो वेंटिलेटर रिसीव हुए, उसमें भी इस तरह की कमियां पाई गई हैं।
तो ये देखिए कि आपने अपनी पीठ खुद से थपथपाने से मतलब नहीं निकलेगा। उस समय जनता त्राहिमाम थी। आप ये बताइए आपको क्यों ढकना पड़ गया था? शवगृह आपको ढकना पड़ गया था, इतने शव जल रहे थे वहां पर। आप रोजगार की बात करते हैं, आप संविदा पे नौकरी लेकर चले आए। जब युवाओं ने हल्ला मचाया, जब सब सड़क पर आ गए, आक्रोश बढ़ गया, तब आपने संविदा वाली अपनी जो इच्छा है वो वापस ले ली। तो ये है सरकार। जब 4 साल के कार्यकाल के बारे में आप 4.5 साल में बता रहे हैं कि आपने 4 लाख नौकरियां दे दी। जब आपसे पूछा जा रहा है किस विभाग में नौकरियां दे दी, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई ब्यौरा नहीं, आपके पास कोई डाटा नहीं। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि आप आज के दौर में खड़े हैं जहां पर आज आपको जनता को जवाब देना है, जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना है, और आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है गोरखपुर की घटना के बारे में, आप बता रहे हैं पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर। तो लोगों को कितने दिन और बरगला पाएंगे आप? अब वो समय जा चुका है। अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ झूठ और जुमले की पार्टी है। 2 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं। महिलाएं आप कह रहे हैं रात में निकलने में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप देखिए कि महिलाओं की क्या हालत हो गई है। आप हाथरस के केस को भूल जाते हैं, आप जो है चिन्मयानंद के केस को भूल जाते हैं। आप ये देखिए कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया। तो आप देखिए कि आपके खुद के नेता मंत्री सवाल के कटघरे में खड़े हुए हैं, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं। तो ऐसी पार्टी को कम से कम, अभी देखिए जो पंचायत का चुनाव हुआ वहाँ महिलाओं की साड़ियां खींची गई। ये किस राज्य में खींची गई? या आपके राज्य में खींची गई? तो सवाल तो उठेंगे ना। आप महिलाओं की क्या बात करते हैं? आपके खुद के मुख्यमंत्री जो अभी नहीं है, उन्होंने महिलाओं की फटी जीन्स पर जो है कमेंट किए कि उससे उनका जो है डिसाइड होता है कि किस तरह की मानसिकता है उन लोगों की। तो ये सोच रखने वाले महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? आप बताइए मिशन शक्ति कितने सक्सेसफुल है? मिशन शक्ति की सक्सेस बताइए। आप बताइए ना कि आपने कितनी महिलाओं को न्याय दिला दिया, कितनी महिलाओं को आपने जो है रोजगार दे दिया, कितनी महिलाओं को जो है आपने उनके स्तर से ऊपर उठा दिया। आपने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। आपने एक रोमियो स्क्वाड बनाया, रोमियो के नाम को भी बदनाम किया, पर नतीजा क्या निकला? 0। आप तो वहां बैठे पार्क में बैठे भाई बहनों को भी नहीं छोड़ रहे थे, तो उसमें भी आपको बंद करना पड़ा। फिर दूसरा सा गुफा लेके चले आए। उत्तर प्रदेश का जो जितनी भी होर्डिंग लगा रखी वहां में उत्तम प्रदेश और फ्री देने के लिए धन्यवाद। अरे भोजन आप फ्री बांट रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और ये इस देश में भोजन फ्री नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। लोगों के हाथ में रोजगार दीजिए। दरअसल 5 किलो राशन बांटकर इस देश की समस्या को हल नहीं कर पाएंगे आप। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता का संपर्क टूट गया है और जी। और मैं अब हम सीधा वहीं वापस आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी कि कांग्रेस को लेकर हम बात कर रहे हैं आज पूरे विषय पर। अब कांग्रेस जिस तरह से अपनी रणनीतियां बना रही है, अपनी तैयारियां कर रही है, प्रियंका गांधी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वास्तविकता में कांग्रेस को अब अपना वोट नजर कहां पर आ रहा है कि कहां से कांग्रेस वोट ले सकती है, कैसे पहुंचेगी वहां, अपनी पहुंच कैसे बनाएगी, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएगी? देखिए कांग्रेस का जो मॉडल है वो ऑलरेडी सबके सामने है। जिस तरह से देश को विकासशील देश बनाया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को ये बताने की जरूरत नहीं कि हम किस तरह से हमारी कार्यप्रणाली है। हाँ, कुछ कमियां रही हैं जिसको अब पूरा किया जा रहा है, संगठन पे पूरा काम किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से जोन वार हम लोगों ने प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की प्लानिंग की हुई है। वहाँ हर एक व्यक्ति की समस्याओं को उठाएंगे, मिलेंगे, लोगों से जनसंपर्क स्थापित होगा। तो इन सारी चीजों से अब जो है कांग्रेस पूरी तरह से तैयार खड़ी हुई है। बाकी रही बात, आज जितनी भी संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां कहें, राष्ट्रीय संपत्तियां कहें, आज जो कांग्रेस ने बनाई है उसी को बीजेपी बेच कर अपना घाटा पूरा कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस ने जिस समय जब सरकार थी तो 400 कुछ रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज 900 रुपए कुछ का सिलेंडर है। तो ये महंगाई भी दिख रही है लोगों को, और ये झूठ हुए और वादे भी दिख रहे हैं। प्रत्येक हाथ में रोजगार था, हर आदमी अपना जो है व्यवसाय कर रहा था, नौकरियां भी थी। इतनी समस्याएं कहीं नहीं थी जितनी समस्याएं आज हैं। बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है और आप वैक्सीन फ्री देकर जो है अपने पोस्टर लगवा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वैक्सीन देकर पोस्टर नहीं लगाए। वैक्सीन ये सारी हमारी फर्ज बनता है, क्योंकि हम इस देश को अपना देश मानते हैं। हम फ्री नहीं बांट रहे हैं, हम बदले में उनसे टैक्स ले रहे हैं और उसी टैक्स के पैसे से हम उन्हें दे रहे हैं। उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद कैसा? इस देश की ये जरूरत है और इस देश की जरूरत पूरी होनी चाहिए, उसमें किसी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। आज अगर आप फ्री राशन बांट रहे हैं तो उसके लिए क्यों धन्यवाद देना? आप इतने मजबूर हो गए कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं और उसको भी आप सजा के पेश कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये कहीं ना कहीं कमियां हैं अपने अंदर। आप किसानों से आप 14 जो है दिन में भुगतान की बात करते हैं, आज भी किसानों का 14,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है।
ये गन्ने के किसान की बात बता रही हूँ, बाकी और तो किसानों की हालत ही पूछने वाली नहीं है। अब जब आपका इलेक्शन नजदीक आ गया तो आपने कहा कि ठीक है हम 25 रुपए बढ़ा देते हैं। आपके खुद के सांसद कह रहे हैं कि 400 रुपए कमिट किया तो 400 रुपए बढ़ाएं, तो क्यों पीछे हट गए अब अपने वादों से? क्योंकि कहना और कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो वही सामने दिख रहा है। आपने वादा किया किसानों, बिजली का बिल आप देखिए, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है, इतनी महंगी बिजली किसी प्रदेश में नहीं है। क्यों है? इसका सवाल का जवाब बैठने के लिए अभी तो प्रवक्ता नहीं, पर उनसे पूछिए जरूर कि क्यों इतनी महंगी बिजली है। आज यहाँ पर किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। एक मिड डे मील में जो है गड़बड़ी होती है, उस पत्रकार को जो है जेल में डाल दिया जाता है। तो हाँ, आप देखिए किस तरह से जो है आदमी की बोलने की आजादी, आदमी की जो है किसी मुद्दे पर, किसी चीज पर अगर कोई बोल रहा है तो उसकी भी आजादी आपने छीन ली। जब बच्चे यहाँ पर अपने रोजगार के लिए बैठते हैं, धरना देते हैं, तो आप उनको धमकियां देते हैं। किस तरह से वीडियो वायरल हो रही थी उसकी। और जब किसान बोलता है कि हम धरने पे बैठेंगे तो कहीं आप उसके लिए जो है कंक्रीट बिछा देते हैं, तो कहीं उनके लिए जो है कीड़े लगवा देते हैं। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं लोगों से कि एक फोन कॉल हमें। पिछले 10 महीने से किसान जो है बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठा अपनी बात कह रहा है कि ये तीनों बिल वापस ले लीजिए, पर अपने मित्रों के स्वार्थ के लिए वो बिल वापस नहीं ले रहे। कितना स्वार्थ है उस बिल में? चलिए, हमारे साथ हमारे यूपी रेजिडेंट एडिटर अकील सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी को एक कांग्रेस का एक फायर ब्रांड नेता माना जाता रहा है और जिस तरह से उनका जो प्रदर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं अपने नाम को साकार भी करने की कोशिश कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी के क्षेत्र से ही कांग्रेस एक बड़ी शुरुआत उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। कितना कुछ कांग्रेस कामयाब रहने वाली है, कहां कांग्रेस नजर गड़ाए बैठी है कि वहां से अब उसको वोट मिल सकता है, अपना वोट प्रतिशत वो बढ़ा सकती है, और इसका नुकसान सीधा सीधा किसको होने वाला है? अकील जी, अकील जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, लगता है अकील जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रियंका जी, आप अपनी बात जारी रखिए। इतना उद्देश्य है इस बात करने का कि जनता की समस्याओं को पिछले 4.5 साल में प्रियंका गांधी जी हर एक मुद्दे पर खड़ी हुई है, जनता के साथ हैं। अब जनता उन पर विश्वास करने भी लगी है और जनता इस बार बता भी देगी, क्योंकि परिवर्तन जनता को अब चाहिए। जनता इन झूठे वादों और जुमलों से ऊब गई है। जिस तरह से देखिए, आज विदेश में भी जो है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी लोकप्रियता घट रही है, आपको साफ दिखने को मिलता है। जिस तरह से उनके फॉलोवर हैं, जिस तरह से उनकी मन की बात की जो लाइक हैं, वो सारे घट रहे हैं। इस बात से बीजेपी पार्टी को समझने की जरूरत है कि उन्हें सोचने की जरूरत है। वो अपने दंभ और अहंकार को छोड़कर आज जनता के मुद्दों को सुने और जनता के मुद्दों को सॉल्व करे। अपना अहंकार लेकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो किसानों की समस्या है उसको सामने देखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात है प्रियंका जी, एक बात है कि कांग्रेस की जिस तरह की छवि बना दी गई है, तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस पहले अपनी छवि से उभर कर बाहर आए। वो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस की जो भी छवि है, मैं समझती हूँ कि आज कांग्रेस की छवि देश हो या विदेश हो, हम गांधी की विचारधारा को अपनाए हुए हैं और कांग्रेस आइडियोलॉजी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है अपनी आइडियोलॉजी में। अगर हम सबके साथ की बात करते हैं तो हम सबके साथ की बात कर रहे हैं, किसी एक विशेष जाति, धर्म के, वर्ग के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सभी को साथ लेकर चले, तभी आज देश विकासशील स्थिति में पहुंचा हुआ है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी भी पार्टी ने जो है पिछले 4.5 साल में मुद्दों को उठाया है तो किसने उठाया, आप ये बताइए। हाथरस कौन गया था? तो ये सारी चीजें अब देखने की जरूरत है। इसलिए मैं समझती हूँ कि जनता को विश्वास हुआ है और जनता धीरे धीरे पूर्णतः जो है कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, एक बार फिर से विश्वास दिखाएगी। और जो हमारा संकल्प है वो सत्ता परिवर्तन का संकल्प है और हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हम उस पर लगे हुए हैं। जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, जिस तरह से यात्राओं का प्रस्ताव प्रस्तुत हो रहा है, जिस तरह से चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, जिस तरह से मंथन किया जा रहा है, जिस तरह से सामाजिक, व्यवसायिक और विभिन्न जो है लोगों के समूहों से मुलाकात की जा रही है, तो मैं समझती हूँ कि इन सारी चीजों का जो असर है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अब ये सवाल कि हाँ आप कहाँ हैं, आप संगठन में कहाँ पर हैं, इन सारे सवालों का जवाब अब प्रियंका गांधी जी के रेगुलर विजिट से आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल और था मेरा कि जिस तरह से राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी दो धुरी बना दी गई और कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी धुरी में खड़ा कर दिया गया, एक ऐसी छवि निर्मित कर दी गई
चाहे वो सोशल मीडिया हो, समाचार पत्र हो या भाषण, रैली, जिस भी तरह से हो, एक ऐसी छवि बना के खड़ी कर दी गई है। अब क्या कांग्रेस इस छवि से कैसे उभरेगी और अपने आप को कांग्रेस पुनः उसी रूप में स्थापित कैसे ला पाएगी? देखिए, आज उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो जिस तरह से उत्तराखंड में कई नुकसान किए गए हैं जो चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, तो मैं समझती पूर्वी लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में भी चीन घुसपैठ कर रहा है। तो अब राष्ट्रवादी कौन है आप ये बता दीजिए, और कौन जो है राष्ट्र विरोधी आप ये बता दीजिए। मैं समझती हूँ कि अब देखने की जरूरत है कि पीएलए के जो सैनिक हैं जो वहां पर आकर उत्पात मचा रहे हैं, कि क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं। आज राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें, राष्ट्रवादी होने की बड़ी बड़ी बातें तो करना आसान, परंतु जवाब देने में इतनी ढिलाई, क्या इच्छा शक्ति की कमी? मैं समझती हूँ अगर कोई और होता तो इस समय अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर दिखाता। न सिर्फ कांग्रेस की बात कर रही है, बल्कि कोई भी अगर जो है ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी होती तो वो जरूर दिखाती। लेकिन आज बीजेपी पार्टी शांत है, नहीं बोल रही है। चीन किस तरह से अंदर घुसपैठ कर रहा है, आप कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है, और फिर उसके बाद बोलते हैं आप निकाल भी रहे हैं, तो ये क्या मतलब है इस बात का? तो आप राष्ट्रवाद की बातें तो कर सकते हैं, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि चीन से आप दो शब्द भी बोल पाए। लाल आंखों की बातें करके और उसके बाद आप चीन को झूला झुला रहे हैं। पाकिस्तान में जो है आप देखिए किस तरह से हमले पे हमले हुए, और उसके बाद आपने जो है जवाबी कार्रवाई में क्या किया। आप तो वहां पहुंच गए कि जो खीर खाने पहुंच गए। तो ये सारी चीजें तो जनता के सामने। चलिए प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह से और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, दरअसल हो सकता है जवाब नहीं हो तो वो गायब हो गए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में घमासान करने को तैयार हैं और पीएम मोदी के क्षेत्र से शुरुआत करने जा रही हैं, देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि कितना कुछ कांग्रेस यहां से कुछ ले पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।